सर आपका इस पे क्या मत है कि जो मॉनसून सत्र चालू हुआ तो पहले दिन देश के प्रधानमंत्री सत्र में उपस्थित नहीं थे। देखिए, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो इसी सत्र में नहीं, आज तक 11 साल में जितने सत्र शुरू हुए किसी में फेस नहीं हुआ। ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारत का नहीं हुआ जो सत्र चलता हो उससे बाहर रहे। कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र और संविधान है ही नहीं। आरएसएस का फंडा है, आरएसएस का फंडा कि जो उसके फंडा में फिट बैठता है वो अनपढ़ गवार होगा, उसको इतना हाईलाइट करके भारत के उच्च से उच्च कुर्सी पर दे करके उससे मर्डर, हत्या, सैनिक। दुर्भाग्य दुनिया में कभी आईपीएस अधिकारी किसी लफंगे लुच्चे का जो नशेड़ी है वो जा रहे हैं कांवड़ लेकर के उनका पैर दबाएगा। आश्चर्य की बात है क्या देश में हो गया है और यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल नहीं रहा है। आईपीएस क्लास वन अधिकारी होता है, उनको तो बगावत कर देना चाहिए इस बात पर। ऐसे ही लोगों को मोदी 2 बार प्रपोज किया। दुर्भाग्य इस देश का है, नीतीश जैसा और नायडू जैसा व्यक्ति मिल गया, समर्थन दे दिया। जैसे 21 तारीख को जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरुआत हुई तो उस दिन खड़गे जी को उन्होंने लंबा समय दे दिया बोलने के लिए। अब वह धीरे धीरे उनका जो है निष्पक्षता की ओर जा रहे थे, इसीलिए वो कार्य करना शुरू किया। और जैसे ही किया तो भाजपा में हमेशा आरएसएस के लोग होते हैं जो समाज को गुलाम और दास बनाते रहते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत में सियासत गर्म हो चुकी है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ एडवोकेट। आइए जानते हैं इस मामले में उनका क्या मत है। सर अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं महंत साहब एडवोकेट, राष्ट्रीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सामाजिक संगठन किसान न्याय मोर्चा का प्रदेश संयोजक हूँ। साथियों, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम लोगों को इस चैनल पर बोलने का मौका दिया कि वाइस प्रेसिडेंट ने जो किया ये बहुत ही उनके साथ, क्या देश के संविधान के साथ और सम्मानित लोगों को भारतीय जनता पार्टी के संगठन में रहने का जो अपना विचार, अपना व्यवहार संविधान सम्मत करेंगे, उनका हक भारतीय जनता पार्टी में यही होना है जैसे धनखड़ जी का हुआ है। तो आपको क्या लगता है इनका इस्तीफा कोई बीजेपी की चाल है या क्या है? अब इसको 2 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। एक तो जो इंडिया गठबंधन पूरी दमखम से लोकसभा अध्यक्ष व किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नेता पोजीशन का माइक बंद कर दे, ये भारत के इतिहास में ये पहली बात। ये आरएसएस का फंडा है। ऐसे ही लोगों को मोदी 2 बार प्रपोज किया। दुर्भाग्य इस देश का है, नीतीश जैसा और नायडू जैसा व्यक्ति मिल गया, समर्थन दे दिया। और दुख इस बात का है कि यह लोग देश के इतिहास में कलंकित इतिहास रहेगा, नायडू का और नीतीश का। दूसरी बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र और संविधान है ही नहीं। आरएसएस का फंडा है, आरएसएस का फंडा कि जो उसके फंडा में फिट बैठता है वो अनपढ़ गवार होगा, उसको इतना हाईलाइट करके भारत के उच्च से उच्च कुर्सी पर दे करके उससे मर्डर, हत्या, सैनिक और सीमा सुरक्षा न हो, अग्निवीर जैसी ऐसी तमाम योजनाएं पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए जो अपना सब कुछ बर्बाद कर दे देश को, वही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को पसंद है। थोड़ा सा कल परसों जब धनखड़ जी की बात कर रहे हैं, धनखड़ जी के इस्तीफे की बात, धनखड़ जी 2 दिन पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में कहा और दुर्भाग्य है बारे मोदी और उनके स्वास्थ्य पर आपने टिप्पणी किया है। बहुत ही भारत की जनता देख रही कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कैसा है, कहाँ तक सही बोलते हैं। घुमाक चौकड़ी जो बोलते हैं जुमला, वही जुमला धनखड़ जी के साथ प्रयोग हुआ कि उनका स्वास्थ्य नहीं है, उनका स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है कि 12 बजे 12:30 बजे यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट जो आ रहा था उसको राज्यसभा में उन्होंने स्वीकार कर लिया। 2 बजे बैठक हुई और जो आरएसएस में हमने कहा कि अनपढ़ गवार नड्डा और मिस्टर रिजिजू उपस्थित रहे। 4 बजे का अपॉइंटमेंट हुआ कि हम लोग आएंगे बैठक में। 4 बजे खिचड़ी पक गई। 7 बजे तक उनका तत्काल मोदी जी ने और शाह ने इस्तीफा लिया। तो मोदी शाह जैसे हैं, भारतीय जनता पार्टी वैसी है। संविधान कहाँ, आदमी का सम्मान कहाँ, और
सम्मानित तरीके से हटाना चाहिए, सम्मानित तरीके से बैठाना चाहिए। यह संस्कार कहते हैं ना, राष्ट्रवाद। उनका तो फेयरवेल भी नहीं किया। अरे भाई कह तो रहा हूँ, संस्कार है ये, उनके संस्कार देख रहे हैं। डीजे बज रहा है, डीजे में औरतों को नचाया जा रहा है, औरतों को नचाया जा रहा है, उनको वो भगवा वस्त्र पहना करके। ये कावड़ का मामला नचाया जा रहा है, देख रहे हैं ना, नचाया जा। इनसे पूछिए मोदी जी से, योगी जी से, कि ये संस्कार कहाँ गया आपका। मोदी जी, योगी जी, सार भारत के संविधान में दिए गए अधिकार, संवैधानिक पोस्ट पर आप बैठे हुए भाई, संवैधानिक पोस्ट की गरिमा को ख्याल रखते हुए संवैधानिक व्यवस्था के तहत व्यवहार करो, ताकि उत्तर प्रदेश के लोग भी आपका आचरण स्वीकार करें। ये हिंदूवादी संगठन, हिंदू आरएसएस करते हुए कहां से आपके आचरण को स्वीकार करेंगे। आप जो आचरण कर रहे हैं योगी जी, अब हमें लगता है, देखिए यहाँ पर मैं अपना विचार दे रहा हूँ कि कोई बोले न बोले, मैं तो बहुत स्पष्ट बोल दूंगा कि आरएसएस में पढ़ा लिखा व्यक्ति की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय स्वयं संघ में और भारतीय जनता पार्टी में। सारी विद्वत्ता किसी में कुछ हो, लेकिन वहां पर एक आरएसएस का टोपी, झंडा और लाठी चलेगी, और उसी के तहत जो चलेगा। जैसे अटल जी थे, बहुत क्रूर बोलते थे अडवाणी जी, और एजेंडा राम मंदिर भी ढवाया अपने सामने उपस्थित होकर के। फिर क्या हुआ अडवाणी जी का? अडवाणी जी को लास्ट में प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करके लड़ा गया, चुनाव नहीं सफल हुए। और अडवाणी जी की रथ का कौन संचालन कर रहा था? जो आरक्षण विरोधी हो, पार्लियामेंट में पिछड़ों का हक काटने वाला हो, फर्जी पिछड़ा बन करके माननीय मोदी जी उस रथ की अगुवाई कर रहे थे जब मंडल कमीशन आया था। और इसके बाद में तब अब आरएसएस ने उनको प्रोजेक्ट किया 14 में। अब दूसरा बात आ गई कि अब आरएसएस इस फिराक में है, विश्व हिंदू परिषद से कौन परिषद जो बना करके योगी जी चल रहे थे, उससे अब कोई मतलब नहीं, उनको अब भारतीय जनता पार्टी से मतलब है। योगी जी को मुझे ये संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि योगी जी को भारत का अगला प्राइम मिनिस्टर मान करके 29 का चुनाव लड़ेगी आरएसएस। ये जहाँ तक हम लोगों का विचार है कि ये जो इनका एजेंडा चल रहा है, बस और कुछ है नहीं, इनका एजेंडा यही है, हिंदू मुस्लिम। और देश कहाँ गया बताइए? सीमा सुरक्षित नहीं। ब्रह्मपुत्र पर देखिए चीन क्या कर रहा है। कई देशों में आपको तेल बंद करने के लिए रसिया से अमेरिका धमकी दे रहा, सीज फायर की। कितनी बार कहेंगे, इनको कोई बोलना है। हाँ, अभी के मामले पे आ जाते हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की फिराक में है बीजेपी। ये सब उन सबों का आरएसएस का पॉलिटिकल फ्रंट है बिहार में, कि बिहार में हम नीतीश को चीफ मिनिस्टर नहीं देना है, तो घुमा फिरा के इधर से उधर देना है। और धनखड़ जी का इस्तीफा भी आरएसएस और मोदी जी ये मिल करके, कोई बात नहीं, धनखड़ जी ये मुद्दा से भड़काने के लिए भी एक चाल है। वो धनखड़ जी तो बंगाल में रहे राज्यपाल, तभी देखा गया वो एकदम कस के आरएसएस के फंडा है। इत्तेफाक से सडनली कुछ हो गया, तो अब वो सडनली न कह करके पहलगाम से लेकर के SIR बिल के लेकर के और तमाम मुद्दे जो सिंदूर के लेकर के, और जो फाइटर विमान का जो है, इन मुद्दों को लेकर जो इंडिया अलायंस है वो बाहर प्रदर्शन कर रही है। वो बुलवाने के लिए, हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी सीरियस तो किसी मुद्दे पर आए नहीं। अब विदेश चले गए, अब कल परसों तक थे 21-22 और फेस नहीं किए, संसद चली नहीं, आज विदेश चले गए। देश के संविधान, देश की जनता अपना सोचे कि हमें क्या करना है। सर, आपका इस पे क्या मत है कि जो मानसून सत्र चालू हुआ तो पहले दिन देश के प्रधानमंत्री सत्र में उपस्थित नहीं थे? देखिए, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो इसी सत्र में नहीं, आज तक 11 साल में जितने सत्र शुरू हुए किसी में फेस नहीं हुआ। ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारत का नहीं हुआ जो सत्र चलता हो उससे बाहर रहे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है उसको सदन में रह करके विपक्ष के सवालों का, देश के गंभीर मुद्दों पर जवाब देना होता है। लेकिन यह व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है कभी देश के प्रति गंभीर रहा नहीं, न देश के गंभीर मुद्दों पर कभी वार्ता किया। यह जैसे जादूगर की तरह तमाम ऐसे मुद्दे उछालता है जिससे देश का कोई मतलब नहीं। ये प्रधानमंत्री का यह फंडा है। हमेशा जब मुद्दा आया जिसमें तमाम देश के प्रति, देश के विपरीत बातें थी, उस पर जवाब देना था, लेकिन अपना चले गए विदेश और यहाँ
जो है छोड़ दिए लोगों को। कौन सब जवाब देगा? जवाब देने के लिए कभी तत्पर नहीं हुए और न कभी मीडिया का जवाब दिए न सदन ने जवाब दिए। ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में किसी देश का नहीं होगा जो किसी मुद्दे पर जवाब न देता हो और अपनी केवल बात रटता हो और देश के पे जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर कभी वार्ता नहीं करता। देश के मुद्दा है शिक्षा का, शिक्षा पर ध्वस्त करते चले जा रहे हैं। शिक्षा का पहले ही बजट काट दिया, 11,000 करोड़ रुपए का बजट पहले ही सत्र में पहले ही रिजी में काट दिया था और काटते चले जा रहे हैं। तो देश कहाँ से विज्ञान पर जाएगा? अब आज निकला ये देखिए कांवड़ियों का मामला है। दुर्भाग्य दुनिया में कभी IPS अधिकारी किसी लफंगे लुच्चे का जो नशेड़ी है वो जा रहे हैं कांवड़ लेकर के उनका पैर दबाएगा। आश्चर्य की बात है क्या देश में हो गया है और यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल नहीं रहा है। IPS क्लास 1 अधिकारी होता है, उनको तो बगावत कर देना चाहिए इस बात पर। लेकिन दुर्भाग्य का इस देश का है कि हर जगह जो उच्च पद हैं उस पर RSS के गुलाम विचारधारा वाले बैठा दिए गए। वो जैसे कहेंगे उनकी गुलामी स्वीकार करेंगे। उसी में धनखड़ जी भी थे। इस बार थोड़ा सा उनसे चूक हो गई, थोड़ा सा अनजाने में चूक हुई, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि 4 घंटे उनको डंडे मारकर हटा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि धनखड़ जी निष्पक्ष बीजेपी की बात नहीं मानते थे, निष्पक्ष वो करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। वह जब बंगाल में राज्यपाल थे तो लगता था कि बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में, बीजेपी के प्रशासक के रूप में काम करते थे। छोटी छोटी बातों पर हमेशा विरोध किया करते थे। इसी का उन्हें इनाम मिला था कि उन्होंने बंगाल का जो उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था उसी के इनाम में उनको यहाँ मिला था। वो कभी न भाजपा के रहे न संघ के रहे, वो पक्के गुलाम बन गए जब बंगाल के राज्यपाल बनाए गए और इसी का उनको इनाम मिला था। हमेशा वो भाजपा करते थे, सदन में सब लोगों ने देखा है। कभी विपक्ष की वार्ता होती उस पर तुरंत बैठवाते थे, समय नहीं देते थे और सरकार के लोग तमाम बोलते थे, कभी नहीं विरोध करते थे। वो हमेशा सत्ता के पक्ष में रहे। इस बार थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हुआ और उसी का उनको परिणाम मिला कि वो 1 घंटे बाद जब 12 बजता 4-5 बजते उनको आदेश लगा के हटो जल्दी। जैसे एक अधिकारी किसी चपरासी को हटा देता है उसी प्रकार यहाँ का प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति को हटा रहा, जबकि वह भारत के दूसरे सबसे बड़े वो है राष्ट्रपति के बाद उन्हीं का नंबर आता है, लेकिन उनको ऐसे तरीके से हटाया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्य देश के लिए है, देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य है। ऐसे किसी व्यक्ति को अपमानित नहीं किया जाता। जब बैठा है वो सम्मान करना चाहिए था। वो तो 90% वो सरकार का पक्ष लेते थे हमेशा, लेकिन दुर्भाग्य रहा उनका और इस देश का दुर्भाग्य। जैसे अपमान, यह तो इतिहास में लिखा जाएगा ना। अब क्यों धनखड़ की बात नहीं है, यह ऐतिहासिक बात है कि ऐसे तरीके से उनको हटाया गया, बेइज्जत करके हटाया गया। उसका क्या इतिहास पर लिखा जाएगा हमेशा। देश के प्रधानमंत्री सत्र में उपस्थित नहीं थे, उनके ना रहते हुए इतना बड़ा फैसला लिया गया, इतना बड़ा काम हो गया कि देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं तब से राज्यसभा में सभापति के रूप में जो उनका कार्य रहा, सत्ता पक्ष के समर्थन में रहा, विपक्ष की हमेशा अवहेलना करते रहे, विपक्ष को अवसर नहीं देते रहे। लेकिन धनखड़ किसान पुत्र थे। धीरे धीरे एहसान निभाते निभाते उनका किसान पुत्र होने का स्वाभिमान जगने लगा था। जैसे ही वह स्वाभिमान जगते जगते इस मुद्दे पर पहुंचे और कुछ विपक्ष को भी अवसर देने लगे। जैसे 21 तारीख को जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरुआत हुई तो उस दिन खड़गे जी को उन्होंने लंबा समय दे दिया बोलने के लिए। अब वह धीरे धीरे उनका जो है निष्पक्षता की ओर जा रहे थे। इसीलिए वो कार्य करना शुरू किया और जैसे ही किया तो भाजपा में हमेशा RSS के लोग होते हैं जो समाज को गुलाम और दास बनाते रहते हैं, समझ गए। इसलिए इन्होंने जो है उसी समय जब विपक्ष को अवसर देना शुरू किए, खड़गे को लंबा समय दिए बोलने के लिए, तो उसी समय नड्डा साहब जो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा कि जो कुछ खड़गे जी बोल रहे हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। और जबकि यह कार्य, ऐसा शब्द बोलने का अधिकार केवल चेयरपर्सन को होता है, धनखड़ जी को था और यह शब्द धनखड़ जी को बहुत अपमानित किया और इतना अपमानित किया कि उनका जो किसान पुत्र हैं, किसान पुत्र होने और किसान होने का स्वाभिमान जग गया और उस अपने
अपमान स्वरूप सरकार के विरोध में उन्होंने त्याग पत्र दिया है। इससे भारत के किसानों का अपमान हुआ है। किसानों को सरकार के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। सरकार हमेशा किसान विरोधी कार्य कर रही है। इसके पहले कई बार धनखड़ जी 1-2 बार बोल भी चुके थे कि किसानों के साथ जो वायदा किया गया था उसको नहीं निभाया गया। शिवराज सिंह चौहान के से भी उन्होंने पूछा था कि क्या किसानों को जो वचन दिया गया था पूरा कर दिया गया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अब धीरे धीरे जो एहसान जता रहे थे सरकार के प्रति वह उनके ऊपर भारी होने लगा था। और जैसे ही उनका स्वाभिमान थोड़ा जगा है, और किसान जानते हैं कि स्वाभिमानी होता है। आखिरी सवाल, निष्पक्ष होने के नाते उनको इस्तीफा दिलवाया गया? हाँ, धीरे धीरे निष्पक्ष हो रहे थे। दिलवाया क्या गया, वो दे दिए, उनका स्वाभिमान जग गया। यही उन्होंने गलत किया है, वो भगोड़ा है। और जाट कभी भगोड़ा नहीं होता है, किसान कभी भगोड़ा नहीं होता है। इन्होंने किसानों का बड़ा अपमान किया है। इस्तीफा देकर वो भगोड़ा बन गए। इनको टीएन शेषन की तरह मजबूत होकर के कानून का पालन करना चाहिए था, संविधान का पालन करना चाहिए था। और जितना उन्होंने गलत किया था अब तक उपराष्ट्रपति बनने के बाद सदन की कार्रवाई में जितना उन्होंने गलत किया था, अपने अच्छे कार्यों से उनको प्रायश्चित करना चाहिए था। लेकिन ऐसा न करके वो अपने आप को भगोड़ा सिद्ध किए हैं, किसानों का अपमानित किए हैं। किसान का बेटा कभी ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद। मैं प्रशांत दुबे, कैमरा पर्सन तनिषा श्रीवास्तव के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ राष्ट्र।